तो आज हम नींद को ट्रैक करने वाली टेक्नोलॉजी की तह तक जाएंगे। लेकिन रुकिए, ये आपकी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड के बारे में नहीं है। हम एक ऐसे क्लिनिकल टूल की दुनिया में उतर रहे हैं जिसका नाम है एक्टिग्राफी। हमारे हाथ अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की एक कमाल की प्रेजेंटेशन लगी है जो बताती है कि ये डिवाइस आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी, डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कब करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस टेक्नोलॉजी के पीछे के विज्ञान को समझना। बिल्कुल। और इसे मतलब आसान भाषा में समझें तो एक्टिग्राफी एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। एक घड़ी की तरह आपकी कलाई पर पहना जाता है और इसका काम है आपकी हरकतों के आधार पर आपके सोने और जागने के पैटर्न को ट्रैक करना। ये किसी लैब में जाकर एक रात टेस्ट कराने से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है, क्योंकि हफ्तों तक आपकी असल दुनिया में आपके अपने बिस्तर पर आपकी नींद की एक पूरी लंबी कहानी बताता है। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं, एक लंबी कहानी। इसका मतलब ये सिर्फ एक रात का स्नैपशॉट नहीं है, बल्कि पूरी फिल्म दिखा रहा है। तो ये डिवाइस आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? मतलब इसका जादू क्या है? इसका जो मूल सिद्धांत है वो असल में बहुत सरल है। कोई जादू नहीं, बस विज्ञान है। देखिए, जब हम जागे होते हैं तो हम बहुत हिलते डुलते हैं, हम चलते हैं, काम करते हैं, हाथ हिलाते हैं। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी हरकतें बहुत कम हो जाती हैं या लगभग बंद। एक्टिग्राफी डिवाइस जो एक घड़ी जैसा दिखता है, बस इसी हरकत को लगातार रिकॉर्ड करता है एक छोटे से एक्सेलरोमीटर के जरिए। ये हर पल की गतिविधि को मापता है और ये काम ये कई दिनों तक, आमतौर पर 3 से 14 दिनों तक लगातार करता रहता है। तो इसका मतलब इसे घर पर ही पहना जा सकता है, आपको किसी हॉस्पिटल या स्लीप लैब में नहीं रहना पड़ता? हाँ बिल्कुल। ये तो मरीज के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और आप कह सकते हैं इसकी ताकत है। सोचिए, एक स्लीप लैब का माहौल कितना अप्राकृतिक होता है। आपकी शरीर पर तारें लगी होती हैं, कोई आपको देख रहा होता है, आप अपने बिस्तर पर नहीं होते। ऐसे में आपकी नींद वैसी नहीं हो सकती जैसे घर पर होती है ना? एक्टिग्राफी इस समस्या को ही खत्म कर देती है। यह व्यक्ति के अपने प्राकृतिक माहौल में डेटा इकट्ठा करती है, जो लैब टेस्ट से कहीं ज्यादा असल तस्वीर पेश कर सकता है। ठीक है, यहीं पर मेरा बड़ा सवाल आता है। हरकत को ट्रैक करना, ये तो मेरी स्मार्ट वॉच भी करती है। वो भी मुझे बताती है कि मैं कब सोया, कितनी देर गहरी नींद में था। तो फिर एक डॉक्टर मेरी महंगी स्मार्ट वॉच के डेटा पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता? इस खास एक्टिग्राफी डिवाइस की जरूरत ही क्यों है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इन दोनों के बीच का वो जमीन आसमान का फर्क बताता है। पहला और सबसे बड़ा फर्क है वैलिडेशन का। एक्टिग्राफी डिवाइस से जो डेटा मिलता है उसे खास सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया जाता है और उसे वैज्ञानिक रूप से मान्य यानी वैलिडेटेड एल्गोरिथम से एनालाइज किया जाता है। वैलिडेटेड एल्गोरिथम, इसे थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी रेसिपी है जिसे दुनिया के टॉप शेफ्स ने हजारों बार टेस्ट और अप्रूव किया है। आपको पता है कि अगर आप इस रेसिपी को ठीक से फॉलो करेंगे तो नतीजा हमेशा भरोसेमंद होगा। एक्टिग्राफी का एल्गोरिथम वही जांची परखी रेसिपी है जिसे सालों की रिसर्च के बाद बनाया गया है। डॉक्टर्स उस डेटा की हर परत को देख और समझ सकते हैं। और स्मार्ट वॉच का एल्गोरिथम? वो एक सीक्रेट रेसिपी जैसा है। कंपनी आपको बताती है कि खाना स्वादिष्ट है, लेकिन वो रेसिपी क्या है, उसमें क्या क्या डाला गया है, ये किसी को नहीं पता। वो एल्गोरिथम मालिकाना मतलब प्रोप्राइटरी होते हैं और उन्हें मरीजों पर उस तरह से मान्य नहीं किया गया होता है। डॉक्टर उस डेटा के पीछे के विज्ञान को देख ही नहीं सकते। इसलिए जब किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हम एक सीक्रेट रेसिपी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये सुनने में काफी उन्नत तकनीक लगती है। क्या ये कोई नई चीज है या काफी समय से इस्तेमाल हो रही है? दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो काफी समय से है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अगर हम 1995 में वापस जाएं तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च टूल माना जाता था। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते थे नींद के पैटर्न पर स्टडी करने के लिए, लेकिन इसे क्लिनिक में मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं समझा जाता था। सबूत काफी नहीं थे। यहाँ एक मजेदार बात जो मुझे आपके सोर्स में मिली, शुरुआती एक्टिग्राफी डिवाइस इतने बड़े और भारी होते थे कि उन्हें पहनना हाथ पर ताश की गड्डी बांधने जैसा लगता था। हाँ मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसी चीज पहनकर कैसे सो सकता है। बिल्कुल सही। और यही एक वजह थी कि इसे आम इस्तेमाल में लाना मुश्किल था। कोई भला हाथ पर ताश की गड्डी बांधकर कैसे स्वाभाविक नींद ले सकता है। लेकिन फिर अगले 20 सालों में 2 बड़ी चीजें हुई। एक, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, डिवाइस छोटे, हल्के, ज्यादा आरामदायक हो गए। और दूसरा, असली मरीजों पर बहुत सारी रिसर्च हुई।
हजारों लोगों पर स्टडी की गई, डेटा इकट्ठा किया गया। तो वो मोड़ कब आया जब ये सिर्फ एक रिसर्च टूल से एक क्लिनिकल टूल बन गया? वो मोड़ धीरे धीरे आया, लेकिन 2007 और फिर 2018 में जब अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने नई गाइडलाइंस जारी की तो इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई। इन गाइडलाइंस ने साफ कर दिया कि नींद से जुड़ी कुछ खास बीमारियों के निदान और इलाज में एक्टिग्राफी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ताश की गड्डी से निकलकर डॉक्टर के भरोसेमंद औजार तक का सफर था। तो ये साफ है कि ये गंभीर मेडिकल टूल है, कोई आम गैजेट नहीं। इससे मेरे मन में सवाल उठता है कि एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में इसे कब इस्तेमाल करने का फैसला लेता है? क्या ये हर किसी के लिए है या कुछ खास मामलों के लिए? नहीं, ये हर किसी के लिए नहीं है। इसके बहुत खास और लक्षित उपयोग हैं। एक आम उदाहरण है अत्यधिक नींद आना या हाइपरसोम्निया। जब कोई मरीज हर समय थका हुआ और नींद में रहने की शिकायत करता है तो डॉक्टर अक्सर एक बड़ा टेस्ट करते हैं जिसे MSLT कहते हैं। लेकिन उस टेस्ट से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि मरीज वाकई में रात को पर्याप्त नींद ले भी रहा है या नहीं। इसके लिए उसे 1 से 2 हफ्ते तक एक्टिग्राफी पहनाई जाती है। ये तो स्लीप डायरी या मरीज से पूछकर भी किया जा सकता है ना? किया जा सकता है, लेकिन एक्टिग्राफी ज्यादा भरोसेमंद है। लोग अक्सर अपनी नींद को लेके गलत अनुमान लगाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि रात में वो कितनी बार जगे या दिन में उन्होंने कितनी छोटी छोटी झपकियां ली। एक्टिग्राफी इन सब चीजों को पकड़ लेती है और एक ऑब्जेक्टिव डेटा देती है। और उन लोगों के बारे में क्या जिनकी शरीर की घड़ी ही गड़बड़ हो, जैसे कोई देर रात तक जागता है और सुबह उठ नहीं पाता? हाँ, सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर है। ये एक्टिग्राफी के लिए एक बेहतरीन उपयोग है। ये सोर्स ने कॉलेज स्टूडेंट का शानदार उदाहरण है जिसे डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम है। उसकी बॉडी क्लॉक बाकी दुनिया से कुछ घंटे पीछे चलती है। वो रात 3 बजे से पहले सो ही नहीं सकता और सुबह 11 बजे से पहले उठना उसके लिए नामुमकिन है। एक रात का लैब टेस्ट इस पैटर्न को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब आप उसे 2 हफ्तों तक एक्टिग्राफी पहनाते हैं तो डेटा ग्राफ में साफ दिखता है। हफ्ते के दिनों में वो कैसे जबरदस्ती जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है और वीकेंड पर उसका शरीर कैसे अपने असली 3 बजे से 11 बजे वाले शेड्यूल पर वापस चला जाता है। वो विजुअल सबूत मरीज के लिए भी आंखें खोलने वाला होता है। एक और उपयोग अपर्याप्त नींद के लिए भी बताया गया था। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या कोई डॉक्टर को ये नहीं बताएगा कि वो कम सो रहा है? आपको हैरानी होगी, खासकर किशोरों के मामले में। वो शायद अपने माता पिता या डॉक्टर को बताएं कि वो रात 10 बजे सोने चले जाते हैं, लेकिन एक्टिग्राफी का डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। डेटा दिखा सकता है कि बत्ती तो 10 बजे बंद हो गई, लेकिन बिस्तर में आधी रात तक कोई हरकत हो रही थी। शायद वो फोन पर थे या टैबलेट पर कुछ देख रहे थे। ये बिना किसी बहस के सच सामने रख देता है। आपने जो केस स्टडी बताई थी उस 58 साल के IT कंसल्टेंट की, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक व्यक्ति को सालों से लगता है कि उसे इंसोम्निया है, लेकिन ये डिवाइस कुछ और ही बताता है। जरा उस कहानी के बारे में बताइए। वो केस इस टेक्नोलॉजी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो व्यक्ति सालों से परेशान था। उसकी शिकायत थी कि उसे इंसोम्निया है, हर रात अलग होती है, कभी नींद आती है कभी नहीं। लेकिन जब उसे एक्टिग्राफी पहनाई गई तो डेटा ने एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाया। वो असल में शाम को बहुत जल्दी, कभी कभी 8 बजे ही सो जाता था और फिर सुबह 4 बजे उसकी नींद खुल जाती थी। सुबह 4 बजे? फिर तो वो बाकी रात जागता रहता होगा। बिल्कुल, और सिर्फ जागता नहीं था। सोर्स बताता है कि वो उठकर लाइट भी जला लेता था, जो उसकी बॉडी क्लॉक को और भी गड़बड़ कर रहा था। एक्टिग्राफी के डेटा ने दिखाया कि उसे सामान्य इंसोम्निया नहीं बल्कि एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर हो सकता है। उसकी बॉडी क्लॉक बाकी लोगों से कई घंटे आगे चल रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सही डायग्नोसिस के बिना वो शायद सालों तक गलत इलाज करवाते रहते जिसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक यही हो रहा था। उन्हें शायद नींद की गोलियां दी जा रही थी, जबकि जरूरत उनकी शरीर की घड़ी को रीसेट करने की थी। इस डेटा के बाद उनका इलाज बदला गया। उन्हें शाम को तेज रोशनी में रहने और सुबह जल्दी लाइट से बचने की सलाह दी गई, ताकि उनकी बॉडी क्लॉक को धीरे धीरे पीछे खिसकाया जा सके। ये समस्या की जड़ पर काम करना था, न कि सिर्फ लक्षण दबाना। वाह! तो मतलब इसके इस्तेमाल के लिए कुछ आधिकारिक दिशा निर्देश भी होंगे, जैसा आपने पहले बताया। क्या ये सख्त नियम है कि ऐसा करो और वैसा मत करो? इन्हें सख्त नियम कहना ठीक नहीं होगा। ये सबूतों पर आधारित सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं। गाइडलाइंस में इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सशर्त यानी कंडीशनल और मजबूत यानी स्ट्रांग। सशर्त का मतलब है कि यह एक उपयोगी विकल्प हो सकता है जिस पर डॉक्टर और मरीज मिलकर विचार कर सकते हैं, और मजबूत सिफारिश का मतलब है कि सबूत इतने पक्के हैं कि इसका पालन लगभग हमेशा किया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा डॉक्टर का होता है। तो एक्टिग्राफी की सिफारिश कहाँ सशर्त तौर पर की जाती है? जैसा हमने बात की, इंसोम्निया और सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के लिए यह एक सशर्त सिफारिश है।
मतलब ये मददगार हो सकता है, पर हर मामले में ज़रूरी नहीं है। एक और दिलचस्प उपयोग है होम स्लीप एपनिया टेस्ट के साथ। कभी-कभी लोग घर पर एपनिया टेस्ट की मशीन लगाकर सो नहीं पाते और टेस्ट फेल हो जाता है। एक्टिग्राफी साथ में पहनाने से पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान व्यक्ति असल में सोया भी था या नहीं। इससे नतीजों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां इसे इस्तेमाल करने के लिए साफ साफ मना किया गया हो? मतलब एक मजबूत सिफारिश के इसे इस्तेमाल ना करें। हाँ, और ये जानना बेहद जरूरी है। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर यानी पीएलएमडी के निदान के लिए एक्टिग्राफी का उपयोग ना करने की एक मजबूत सिफारिश है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगेंस्ट पीएलएमडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति नींद में बार बार अपने पैर हिलाता है। लेकिन एक्टिग्राफी तो हरकत ही मापती है, तो वो पैर की हरकत क्यों नहीं पकड़ सकती? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये इसलिए क्योंकि पीएलएमडी के सटीक निदान के लिए आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि पैर हिला, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि वो हरकत किस तरह की थी और क्या वो दिमाग की गतिविधि में बदलाव से जुड़ी थी। इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट EMG है, जो मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। स्टडीज में पाया गया कि एक्टिग्राफी से मिले पैर की हरकतों के डेटा और EMG के नतीजों में कोई खास समानता नहीं थी। इसका मतलब इससे गलत निदान हो सकता है। बिल्कुल, गलत निदान का बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है एक्टिग्राफी दिखाए कि पैर बहुत हिल रहे हैं और डॉक्टर उसे पीएलएमडी मानकर डोपामीन जैसी शक्तिशाली दवाएं देना शुरू कर दे, जबकि शायद वो सामान्य हरकतें हों। मरीज को ऐसी दवाओं के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं जिनकी उसे कभी जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए गाइडलाइंस इस मामले में इतनी सख्त हैं। ये मरीज की सुरक्षा का सवाल है। समझ गए। तो अगर कोई डॉक्टर इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, तो प्रक्रिया क्या होती है? ये सिर्फ डिवाइस पहनाने से ज्यादा कुछ होगा, है ना? हाँ, ये सिर्फ डिवाइस पहनाकर भेज देने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कई कदम शामिल हैं। सबसे पहले तो सही डिवाइस चुनना। बाजार में कई तरह के एक्टिग्राफी डिवाइस हैं। उनका आकार, बैटरी लाइफ, वो कितने मजबूत हैं, क्या उनमें लाइट सेंसर्स जैसे अतिरिक्त फीचर्स हैं, ये सब मायने रखता है। और इसके बाद मरीज की भी कोई भूमिका होती है? मरीज की भूमिका सबसे अहम है और यहीं पर आती है स्लीप डायरी। ये इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है। मरीज को हर रोज एक सरल लॉग रखना होता है। वो कब बिस्तर पर सोने गए, कब उन्हें लगता है कि वो सो गए, रात में कब जगे और सुबह कब उठे। लेकिन डिवाइस तो ये सब रिकॉर्ड कर ही रहा है, फिर डायरी की क्या जरूरत? क्योंकि डिवाइस ये अनुमान नहीं लगा सकता कि व्यक्ति सोने की कोशिश कर रहा है या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रात 11 बजे से 12 बजे तक बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटा है। डिवाइस के लिए वो 1 घंटा शांत समय है, वो शायद उसे नींद मान ले, लेकिन डायरी से पता चल सकता है कि व्यक्ति उस 1 घंटे में सो नहीं रहा था, बल्कि चिंता में जागा हुआ था। डायरी के बिना डेटा का सही मतलब निकालना लगभग नामुमकिन है। और जब हफ्ते भर का डेटा इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है? क्या सॉफ्टवेयर एक बटन दबाते ही सारी रिपोर्ट बना देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नींद की बीमारी वाले मरीजों के लिए ऑटोमेटिक स्कोरिंग भरोसेमंद नहीं होती। डेटा की समीक्षा एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। वो विशेषज्ञ मरीज की डायरी को साथ में रखकर डेटा को देखता है। वो डायरी की मदद से मैनुअल रूप से यह सेट करता है कि मरीज की मुख्य नींद की अवधि कब से कब तक थी। इस मानवीय हस्तक्षेप के बिना आपको एक गलत तस्वीर मिल सकती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि एक तरफ हमारे पास एक्टिग्राफी जैसा एक वैज्ञानिक रूप से मान्य, डॉक्टर के भरोसे का क्लिनिकल टूल है, और दूसरी तरफ आज करोड़ों लोगों की कलाइयों पर स्मार्ट वॉच बंधी है जो लगभग वही काम करने का दावा करती हैं। और यही भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। उपभोक्ता उत्पाद हर जगह हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनका डेटा तुरंत मिल जाता है। जैसा हमने चर्चा की, वे अभी क्लिनिकल फैसलों के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं, लेकिन वो हर साल बेहतर हो रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके सेंसर्स, उनके एल्गोरिदम लगातार विकसित हो रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मेरी स्मार्ट वॉच ही मेरे डॉक्टर को मेरी नींद के बारे में सब कुछ बता देगी? शायद, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, जैसे जैसे ये उपभोक्ता गैजेट्स और मेडिकल डिवाइस के बीच की रेखा धुंधली होती जाएगी, हम विश्वसनीयता और पहुंच के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या हम ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारा स्वास्थ्य डेटा उन कंपनियों के पास होगा जिनकी एल्गोरिथम्स सीक्रेट रेसिपी की तरह बंद हैं, और इसका हमारी नींद को समझने और हमारे स्वास्थ्य को प्रबंधित करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा?